नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव, निर्दलीय ज्वाइन करेंगे पार्टी, बाकी फिर लौट सकते हैं पार्टी में। आज एग्जिट पोल दिखाएगा किसकी होगी सरकार। रिजर्व ईवीएम कंट्रोल चोरी, सेक्टर ऑफिसर पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रधानाचार्य जाखड़ निलंबित। उमेद अस्पताल मरीज नहीं देखने का वीडियो वायरल, बाल कल्याण समिति ने मामले में प्रसंग ज्ञान दिया। नवजीवन में 5 बालिकाओं का विवाह समारोह कल। डॉक्टर दीपक कुमार झा एम्स के नए अस्पताल अधीक्षक। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान 16वीं विधानसभा का गठन आगामी 3 दिसंबर को होने जा रहा है। इस दिन यानी रविवार को विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। वैसे तो हर कोई अपना अपना कयास लगा ही रहा है। सट्टा बाजार इस बार साफ तौर पर कुछ कह नहीं पाया कि किसकी होगी सरकार। मतदाताओं का रुझान भी इस बार अस्पष्ट बना रहा। देखा जाए तो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने अपने द्वार किए गए कार्यों को लेकर सत्ता में फिर से लौटने की बात का दावा किया, तो वहीं विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी के नाकामी को उजागर करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैसे 3 दिसंबर को राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी यह तो मतपेटियां खुलने पर ही साफ हो जाएगा, मगर उससे पहले एग्जिट पोल का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। कई बार एग्जिट पोल भी गलत साबित होते हैं, ऐसे में इन पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रदेश में विधानसभा चुनाव आरंभ से पहले दोनों प्रमुख दलों के नेता कुछ टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए, तो कई निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए। कुछ ऐसे भी थे जिनकी कोई पार्टी भी नहीं थी, मगर मुद्दों के दम पर चुनाव मैदान में उतरे। अब देखना यह होगा कि चुनाव जीत के बाद बाकी फिर से पार्टी में लौटेंगे या फिर अलग रहकर समर्थन देंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव जीतकर कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। दोनों प्रमुख दलों में धड़ाबंदी का खेल अब शुरू होते दिख रहा है। दोनों प्रमुख दलों ने जोड़ तोड़ का हिसाब बैठाना आरंभ कर दिया। अब पार्टियां जिताने वाले नेताओं की बाड़ेबंदी करने के साथ जोड़ तोड़ का गणित बैठाने के लिए कुछ तो जयपुर तो कुछ तो गुजरात ले जा सकते हैं, मगर जानकार सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता उदयपुर जाना पसंद करते हैं। कांग्रेस के एक तरफ नेताओं की बाड़ेबंदी जयपुर में कर सकती है, तो भाजपा गुजरात लेकर जा सकती है। बहरहाल जो भी होगा 3 दिसंबर के परिणाम ही सेट कर पाएंगे कि कौन नेता किस करवट बैठेगा, बाकी पार्टी में लौटेगा या निर्दलीय कोई पार्टी ज्वाइन करेगा। फिलहाल 2 दिन का इंतजार और करिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य पंकज जाखड़ को जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर निलंबित कर दिया गया। उनकी चुनावी ड्यूटी लगी थी और उन्हें सेक्टर ऑफिसर लगाया गया था। उनके द्वारा चुनाव में लापरवाही सामने आने पर निलंबित कर दिया गया। सेक्टर अधिकारी पंकज जाखड़ की तरफ से एक रिजर्व ईवीएम कंट्रोल गायब होने की संबंधी रिपोर्ट उदय मंदिर थाने में दर्ज करवाई गई थी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस द्वारा इस कृत्य को छुपा कर रखा गया। सेक्टर अधिकारी के सस्पेंड होने के आदेश जारी होने के बाद मामला सामने आया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य पंकज जाखड़ की ड्यूटी लगी थी, उन्हें सेक्टर ऑफिसर लगाया गया था। चुनाव समाप्ति के बाद ईवीएम कंट्रोलर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा करवाया गया था। जाखड़ के पास में 6 रिजर्व ईवीएम रखी हुई थी, मगर जब कॉलेज पर जमा करवाने की बात आई तो पता लगा कि एक रिजर्व ईवीएम कंट्रोल गायब है, जो कि गिनती में कम पाया गया। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी गई, तब उनके द्वारा पुलिस में पहले मामला दर्ज करवाने को कहा गया। इस पर सेक्टर अधिकारी पंकज जाखड़ की तरफ से उदय मंदिर मामले में थाना दर्ज करवाया गया और 2 दिन तक की जांच में ईवीएम का पता नहीं चलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने 26 नवंबर को एक आदेश जारी कर पंकज जाखड़ को निलंबित कर दिया। उदय मंदिर थाना अधिकारी प्रेमदान रत्नू ने बताया कि रिजर्व ईवीएम कंट्रोलर चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ। 6 ईवीएम रिजर्व थी, मगर उनमें से एक रिजर्व ईवीएम गायब होने पर चोरी का प्रकरण दर्ज करवाया गया। अब पुलिस इस मामले में पता लगाने का प्रयास कर रही है। 26 तारीख को सेक्टर ऑफिसर श्री पंकज जाखड़ ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अतिरिक्त चुनाव सामग्री जो एक ईवीएम मशीन का एक पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, वो कलेक्ट्रेट परिसर से उन्होंने ली थी और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा करवानी थी। जमा कराते वक्त देखा तो एक कंट्रोल यूनिट कम मिली, जिस पर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर जांच कर रहे हैं। में से क्या लग रहा है कि मशीन पहुंची नहीं पहुंची आ गई, यहाँ की जाँच को 4 दिन हो चुके हैं। कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, तकनीकी साधनों से प्रयास कर रहे हैं।
डॉक्टर एस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध उम्मेद अस्पताल के एक बालक की पर्ची नहीं बनाने पर चेक नहीं करने का मामला सामने आया। इस पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर बाल कल्याण समिति ने मामले में प्रसंज्ञान लिया और अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई की। समिति ने अस्पताल अधीक्षक को मामले की गंभीरता से जांच व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार को उम्मेद अस्पताल के शिशु विभाग के इमरजेंसी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उम्मेद अस्पताल में एक बालक को दिखाने आए परिजनों की पर्ची काटने से इंकार करते देखा जा सकता है और अस्पताल में पर्ची काटने वाले कर्मचारी ने पर्ची काटने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही मरीजों को वहां से चले जाने के लिए भी कहा गया। वहीं जब इसका कारण पूछा गया तो उसने इसके लिए डॉक्टर को जिम्मेदार बताया। उसका कहना है कि डॉक्टर के कहे के अनुसार ही उसने पर्ची काटने से इनकार किया है। इस दौरान एक महिला भी अपने बच्चे को लेकर पहुंची थी। जब डॉक्टर और पर्ची काटने वालों ने मना किया तो वह महिला अपने बच्चे को लेकर अस्पताल से चली गई। इसका वीडियो उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया जो तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में प्रसंज्ञान में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विक्रम चेतन सरगरा व सदस्य बबीता शर्मा, जय भाटी व अनिल मरवण ने अस्पताल पहुंचकर त्वरित कार्यवाही की। समिति ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। क्यों नहीं काट रहे हो, ये रीजन बताओ। रीजन है इमरजेंसी, जो सीरियस पेशेंट है उनको ही चेक करते हैं। ये नियम कब बना? ये नियम डॉक्टर साहब से पूछ चलते जाते हैं। कौन से डॉक्टर? वो नाम? सामने बैठे डॉक्टर साहब उनसे। मेरा नाम राजेंद्र विष्णु ही है। मैं उम्मेद हॉस्पिटल आया हूँ और ये देखिए पेशेंट आए हुए हैं और डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि नहीं देखेंगे। तब वो पर्ची देने से मना क्यों कर? और दस्त हो रही इसको। भाई साहब पर्ची इसलिए मना कर रहे हैं कि साधारण खांसी जुकाम के लिए अलाउ नहीं है इस टाइम, इमरजेंसी अलाउ होती है। क्यों रीजन? आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आजकल ये है कि पहले के जो पेशेंट आते हैं ना उनको देखने में डिस्टर्बेंस होता है। वहाँ के सीरियस पेशेंट आते हैं, हम उनको देखें फिर इनको देखें। वो तो सही बात ठीक है। है। पर 20-25 दिन पहले एकदम खांसी जुकाम शाम को नहीं, अभी ये इतने सारे पेशेंट खड़े हैं, फिर उनका उवीडियो बनाने बोला है मुझे किसी ने, क्यों नहीं बनाऊंगा? आपका नाम सर? मैंने तो मना भी नहीं किया। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम तो वो बता दूंगा जो मेरे से पूछा। ठीक है। नहीं देखे हो सर आप बच्चों को, पेशेंट को नहीं देखते हो? अभी देख रहा हूँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ, देखने मुझे नहीं कहा, पर्ची भी नहीं दे रहे। ये भैया बोल रहे हैं पर्ची देने से मना कर रहे हैं। हाँ तो पर्ची से मना कर रहे हैं ये भैया, कैसे नहीं? हाँ, तो पर्ची दो भैया, पर्ची दो। हाँ तो जाओ उधर। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने गुरुवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित स्ट्रांग रूम एवं मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। इस जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा वार मतगणना के लिए तैयार कक्षों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना के दिन पॉलिटेक्निक परिसर में स्थापित होने वाले मीडिया सेंटर की तमाम व्यवस्थाओं, मीडिया के एंट्री तथा पार्किंग व्यवस्था का भी अवलोकन किया। साथ ही मतगणना स्थल व ईवीएम मशीनों के चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त का बारीकी से निरीक्षण किया। उनके साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त देवेंद्र कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराना, डीसीपी गौरव यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जय नारायण मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सुनीता पंकज सहित संबंधित प्रभारी अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, जैसे आपको पता है कि 6 विधानसभाएं हमारे बॉयज़ पॉलिटेक्निक में है और 4 विधानसभाएं गर्ल्स पॉलिटेक्निक में है। तो व्यवस्था हमने एक बार आज जांच ली है। सभी हमारे वाईसीज, डीसीपी सर वेस्ट और पुलिस के सभी अधिकारी थे। एक आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो मीडियाकर्मी और हमारे जो स्टाफ के लोग होंगे, मतलब सरकारी कर्मचारी, उनकी एंट्री होगी पॉलिटेक्निक में नगर निगम की साइड से, और जो पॉलिटिकल एजेंट्स जो होंगे, काउंटिंग एजेंट्स, उनकी एंट्री होगी पीली टंकी से। एक तो ये आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा इसको चर्चा करा दें। और एक मेरा निवेदन था पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट से कि आपके जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनका टाइमली जो लिस्ट है वो आरओ को दे दें। पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद में उनके फिर पासेस जारी होंगे। तो पासेस के बिना किसी को भी एंट्री नहीं होगी, उसका विशेष ध्यान रखें। गाड़ी की पार्किंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एजेंट्स हैं उनकी पीली टंकी के बाहर, पॉलिटेक्निक या एमआईसी वाला जो कैंपस है उसके बाहर रहेगी। और एक फाइनल निवेदन है कि कोई भी एजेंट, हमारे जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, वो बिना मोबाइल के ही आए, मोबाइल ना लें। चौपासी हाउसिंग बोर्ड 16वें सेक्टर स्थित नवजीवन संस्थान परिसर में शुक्रवार शाम को 5 बालिकाओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस विवाह सम्मेलन की रस्में शुरू हो गई। संस्थान के राजेंद्र परिहार ने बताया कि नवजीवन संस्थान में रहने वाली आरती, अंजू, अंकिता, रानी व तन्नू के सामूहिक विवाह की वैवाहिक रस्मों का आगाज बुधवार शाम पूर्व सांसद गज सिंह व महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने गणपति स्थापना के साथ किया। इस दौरान
पडले की रस्म हुई। इसमें परिणय सूत्र में बंधने वाली बेटियों के ससुराल वाले अपने नववधुओं के लिए कपड़े, आभूषण, गहने, मिठाई आदि लेकर आए। वहीं इसके बाद मिलनी हुई, जिसमें घराती की भूमिका निभा रहे संस्था प्रभारी परिहार सहित अन्य गणमान्य लोग बालिकाओं के ससुराल वालों के हाथ जोड़कर एक दूसरे के गले लगकर मिले। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जोधपुर से हमारे महाराजा साहब हैं और आपने इनको आशीर्वाद दिया है, तो ये अपने अपने परिवारों में जाकर बहुत खुशी में मंगल रहेंगी और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं ये बेटियां कि आप इन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आदरणीय राजेंद्र जी परिहार साहब, इनकी धर्म पत्नी और इनका पूरा परिवार और बाबूजी, आपको भी विदित है कि बहुत सेवा भाव से इस संस्थान को चलाते हैं। मैं बताना चाहूँगी बाल आयोग अध्यक्ष के नाते राजस्थान में कई संस्थाओं में मेरा जाना हुआ, कई विवाह समारोह में भी हमने शिरकत की, परंतु आपके जो हृदय से प्रेम, लगन बच्चों के लिए प्रति जो देखते हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलता। तो बाल आयोग के परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं जोधपुर से आती हूँ, जहाँ पर इतनी शानदार संस्था चलती है जिसका उदाहरण प्रदेश भर में हम देते हैं। तो आपके द्वारा इतना शानदार आयोजन जो संस्था द्वारा किया गया है और हमें इसमें बुलाया गया, हम भी बच्चियों को आशीर्वाद देते हैं कि आप फलों फूलों और अपने परिवार में जाकर अच्छे से रहो। और आपके साथ में जो विराजमान है दूल्हे राजा, आप सबसे कहना चाहेंगे परिवार के अभिभावक के नाते कि बेटियों को यहाँ पर बहुत प्रेम से सहेज के बाबूजी ने और राजेंद्र जी ने रखा है, उसी प्रेम के साथ आप आगे लेके जाएं और इनको सहेज कर प्रेम पूर्वक रखें। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर के नए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार झा होंगे। एम्स के अधिकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंद कर इस संबंध में आदेश जारी किया। अस्पताल के वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर M.K. गर्ग की जगह डॉक्टर दीपक लेंगे। बता दें कि डॉक्टर दीपक एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष है। वहीं इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर मीनू बनर्जी, एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल निखिल कोठारी, सर्जिकल आर्कोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर जीवन राम बिश्नोई, ट्रॉमा और इमरजेंसी के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर भारत चौधरी, रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सुरेखा, यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवचरण और हॉस्पिटल व स्टाफ के लोगों ने उन सभी को बधाइयां दी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। महिला पीजी महाविद्यालय और लोटस ब्लूम पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को हाइकू कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोटस ब्लूम पब्लिकेशन के सीईओ KB व्यास ने बताया कि इस हाइकू कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा की पत्नी सुरक्षा वर्मा भी जोधपुर आ रही हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर कैलाश कौशल एवं डॉक्टर कौशल उपाध्याय भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा 2005 में ब्रह्मलीन हुए थे। इसमें पहले उन्होंने 2002 में जापान का मात्स्युयाम हाइकू पुरस्कार तथा 1996 में द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड रेज विद रोजेट का एम्पर ऑफ जापान में भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। इन दोनों सम्मानों में पत्नी सुरक्षा वर्मा उनके साथ थी। डॉक्टर शर्मा ने जोधपुर में रहकर इसकी शुरुआत की थी और वे इसके जनक हैं। आज हाइकू हर भाषा में बोली लिखी जाती है। देश की कई भाषाओं में इसका उपयोग हो रहा है। महिला पीजी महाविद्यालय में प्रिंसिपल डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय ने बताया कि जापानी हाइकू जापानी भाषा से सीधा हिंदी में अनुवाद डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने ही पहली बार किया, क्योंकि वे दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने बताया कि हिंदी हाइकू आज भारतवर्ष में बहुत अधिक प्रचलित है और हिंदी में ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं तथा बोलियों में भी हाइकू लिखे जाते हैं। कल 1 दिसंबर को महिला पीजी विद्यालय और लोटस ब्लूम पब्लिकेशन की ओर से के संयुक्त तत्वाधान में हाइकू पे कार्यक्रम हो रहा है और हाइकू के जनक डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा जी जो हैं वो 1971 से लेकर 74 तक उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है। वो यहाँ पे हिंदी के प्रोफेसर थे और हिंदी के प्रोफेसर होने के साथ साथ वो जैपनीज़ भी पढ़ाया करते थे। तो 71 से 74 तक उन्होंने यहाँ जैपनीज़ भी पढ़ाई है और 74 के बाद जब वो यहाँ से गए तो
JNU में जैपनीज़ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के गए और उन्होंने जैपनीज़ की एक विशेष कविता है हाइकू, जिसमें 5-7-5 छंद होते हैं, 5-7-5 अक्षर होते हैं और आज की तारीख में हाइकू हर भाषा में लिखा जाता है। हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा हाइकू लिखा जाता है। उसके अलावा भारत की बहुत सी बोलियों में भी लिखा जाता है। अब जैसे आप कह दें कि राजस्थानी में, उड़िया में, बंगला में, तो इस तरह से करते करते भारत की तकरीबन सभी भाषाएं और सभी बोलियां जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। तो डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा की पत्नी सुरक्षा वर्मा जो है वो कल यहाँ आ रही हैं। लॉयंस क्लब पश्चिम की तरफ से आज मिर्गी रोग जांच का 304वां शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई मिर्गी रोगियों ने अपनी जांच करवाई। यहां आने वाले रोगियों को संस्थान की तरफ से कंबलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मनोज गर्ग भी मौजूद रहे। मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने बताया कि आज 304वां मिर्गी रोग निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाइयों के साथ कंबलों का वितरण भी मुख्य अतिथि न्यायाधिपति गर्ग द्वारा करवाया गया। शिविर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने बताया कि यह कार्य लगातार जारी रहेगा। मिर्गी रोग भयंकर समस्या है, उसके द्वारा समाज हित में यह कार्य जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक किया जाएगा। इस बार कंबलों का वितरण कर रोगियों का मनोबल बढ़ाया गया। वहीं शिविर में न्यायाधिपति गर्ग ने डॉक्टर शर्मा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। जैसे आपको पता है कि हर माह हमारे निःशुल्क आयोजित शिविर हो रहे हैं। आज 25वां साल होने जा रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक चीज़ की कमी हम थोड़ा महसूस कर रहे थे कि दवाइयों की कमी जो 2-3 कंपनियां तो हमें बराबर दे रही है, लेकिन जो पहले 10 कंपनियां थी वो कम हुई। लेकिन इसका अब थोड़ा जिम्मा हमारे लीला परिवार ने उठाया है कि हमें दवाइयों का कमी नहीं आने देंगे। और ये लीला परिवार की तरफ से पिछली बार एक इच्छा जाहिर की गई थी कि हम इन मरीजों के साथ दीपावली स्नेह मिलन मनाना चाहते हैं, और चूँकि सर्दी का मौसम आ गया है इसलिए हम इनको कंबल भी वितरित करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे माननीय न्यायाधीश मनोज जी भी पधारे, उनके हाथ से ये शुभ काम हुआ और उनके आशीर्वचन से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैंप 25 साल नहीं 30 साल तक चलते रहेंगे। आपको न्यायाधीश महोदय हम प्रॉमिस करते हैं कि जब तक ईश्वर हमें मौका देगा, ताकत देगा, शरीर में जान देगा, ये कैंप हम बंद नहीं होने देंगे। और आज जो संख्या 1,16,000 हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम 2 लाख 2.5 लाख तक पहुँचाएँ। आज 304वां शिविर यहाँ पे आयोजित हो रहा है और 25 सालों से ये शिविर कंटिन्यू लीला परिवार, डॉक्टर नागेंद्र जी शर्मा सभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मरीज यहाँ पे स्वस्थ होकर के, ठीक होकर के जा रहे हैं। और आज स्पेशल दिवाली मिलन समारोह हो रहा है और सबको मिठाई का वितरण और कंबल का वितरण, सर्दी आ रही है, कंबल का वितरण हो रहा है। बहुत ही शुभ काम हो रहा है और मैं चाहता हूं कि सभी के सभी मरीज जो है यहाँ पे स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे प्रभु से मेरी कामना है। शहर के कमला नेहरू नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आज 5वें दिन श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री राम को जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर महिला श्रद्धालु भक्ति गीतों पर थिरकने लग गई। कथा का वाचन रामप्रसाद महाराज द्वारा किया जा रहा है। कमला नेहरू नगर स्थित भारत समन्वय धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिन था। आज कथा में रामप्रसाद महाराज ने भगवान श्री राम के गुणों का व्याख्यान किया। उनके द्वारा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव की कथा का वाचन किए जाने पर महिला श्रद्धालु खुद को थिरकने से नहीं रोक पाई। कथा का वाचन संगीत में किया जा रहा है। कथा को सुनने के लिए दूर दराज से काफी लोग उमड़ रहे हैं। बधाई 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 सारा भगताने, बधाई सब भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा जनताने, बधाई सारा भगताने। रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादकों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने की महती उद्देश्य से प्रारंभ की गई स्टेशन एक उत्पाद योजना लघु उद्यमियों को रास आने लगी है। योजना में अकेले जोधपुर मंडल के आशार्थियों को
76 लाख रुपए की आय हो चुके हैं। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय व लघु उत्पादकों को स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने व बेचने उच्च दृश्यता देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कियोस्क आवंटित किए जा सके। उन्होंने बताया कि जोधपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर स्थापित की गई OSOP आउटलेट्स के स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बाजार मिल रहा है, जिससे वह आय के अतिरिक्त स्रोत से लाभान्वित हो रहे हैं। स्थानीय उद्यमी मोहनलाल गुर्जर ने बताया कि उसने यहां अपनी दुकान लगा रखी है। राजस्थानी के साथ हैंडीक्राफ्ट आइटम से बने जूते चप्पल उसकी दुकान पर मौजूद है। उनके उत्पाद हाथ से बने होने से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों को इसे खरीदना भी आसान है। काफी सॉफ्ट और आरामदायक उत्पाद उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं। मेरा नाम मोहनलाल गुजर है और ये मोजरी का काम हम काफ़ी मतलब पुश्तनी काम है, हम यहाँ पर करते आ रहे हैं। जोधपुर से ही हूँ मैं और इस काम को हम रेलवे स्टेशन में ये दुकान लगाई गई है, इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और इसमें जो भी काम करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जोधपुर में यहाँ पैसेंजर आते हैं स्टेशन पर, वो यहाँ से ख़रीदते हैं और बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मोजरी एक जोधपुर की एक फेमस जो आइटम है, हस्तशिल्पी है, जो बनाता हूँ, जो पूरा हाथ का काम है। तो यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये जूती सॉफ्ट और कंफर्टेबल होती है। इससे बाहर के लोगों को काफ़ी टूरिस्ट को पसंद आती है। नमस्कार। रेलवे ने जो हम आर्टिजन्स के लिए कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा है। इससे हमारे उत्पादों को यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में लोगों को पता चलता है कि जोधपुर में क्या हस्तनिर्मित उत्पाद बन रहे हैं। तो इससे मुझे आर्थिक संबल भी मिला है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि मेरा जो उत्पाद है लोगों को पसंद आ रहा है। नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभा कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय सरकार के कार्यालय, केंद्र सरकार के निगमों उपक्रमों के प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों तथा राजभाषा विभाग गृहतालय नई दिल्ली से आए नरेंद्र सिंह मेहरा सहायक निदेशक ने भाग लिया। राजभाषा अधिकारी शिवचरण बैरवा ने अध्यक्ष नराकास तथा सहायक निदेशक सहित सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। डीआरएम ने कहा कि वर्तमान में नराकास जोधपुर के सभी सदस्य कार्यालय अपने कार्य निष्पादन में भारत सरकार के निर्देशानुसार राजभाषा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। राजभाषा नीति, नियम व अधिनियम का क्रियान्वयन हम सबका सामूहिक प्रयास है। सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा हिंदी में सर्वाधिक व प्रशंसनीय कार्य करने वाले सदस्य कार्यालयों को राजभाषा शिल्प व प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। जोधपुर के साहित्य प्रेमियों के लिए शहर की अग्रणी साहित्यिक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से एक गीत गजल भरी सांझ कार्यक्रम का आयोजन आज डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्य भवन नेहरू पार्क में किया गया, जिसमें साहित्य रसिक आमंत्रित रचनाकारों की गजलों और गीतों की प्रस्तुतियों से रूबरू हुए। साहित्यिक संस्थान खुशदिलाने जोधपुर के महासचिव MM अरमान ने बताया कि खुशदिलाने जोधपुर अनुराधा आर्ट्स रचना, अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद, संभावना व साहित्यकार मंच द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध चिंतन परक गजलकार प्रमोद रामावत, गीतकार सीता साकर, मुकुंद मधुर जोधपुर साहित्य जगत के सक्षम अपनी रचनाएं सुनाकर श्रोताओं से दाद बटोर रहे हैं। गीत गजल भरी सांझ का कार्यक्रम जोधपुर की अग्रणी साहित्यिक संस्थाओं की ओर से आयोजित हो रहा है। ये पहला अवसर है जब साहित्य की तमाम संस्थाएं एक साथ आकर शहर में आए हुए दिग्गज रचनाकारों का स्वागत कर रही है, उनका कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहित्य के संवर्धन के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है ये कि हम सब साथ बैठें और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करें। और इसमें खुशदिलाने जोधपुर, अनुराधा आर्ट्स, सृजना, साहित्यकार मंच, अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद और संभावना, ये संस्थाएं सभी मिलकर इस कार्यक्रम। आपका परिचय? मैं खुशदिलाने जोधपुर का महासचिव हूँ, MM अरमान मेरा नाम है। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और सारी जो संरचना आप देख रहे हैं ये मेरे द्वारा की गई है और सभी संस्थाएं मेरे निवेदन पर साथ आई, मैं उनका भी आभार। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती ने झारखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संयुक्त रूप से बाल विभाग उन्मूलन, निरस्त व पुनर्वास की कानूनी प्रक्रिया, काउंसलिंग और अधिकारियों के प्रभावी दायित्व निष्पादन की ट्रेनिंग दी। वहीं अधिकारियों को बाल संरक्षण कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। झारखंड राज्य के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च लॉ NLU, रांची के सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, यूनिसेफ झारखंड और झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन
सोसाइटी की संयुक्त मेजबानी में बाल विवाह रोकथाम, लैंगिक हिंसा, बाल केंद्रित जोखिम की प्रभावी रोकथाम, मेंटल हेल्थ और साइकोसोशल सपोर्ट केंद्रित ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के महिला बाल विकास विभाग, यूनिसेफ, CCS, JSPLS, कीपा, CIP, रिनपास, उच्च व स्कूली शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रशिक्षक अधिकारियों को रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर झारखंड राज्य के स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के उप सचिव विकास कुमार, SIRD रांची के JSA व्याख्याता ठाकुर गौरी शंकर शर्मा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के GSA ऑफिसर इंचार्ज जितेंद्र सिंह, यूनिसेफ CPS प्रीति श्रीवास्तव, यूनिसेफ झारखंड अधीन NLU चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर गौरव यादव, देवश्री व अन्य ने डॉक्टर कृति भारती का अभिनंदन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा चुनाव, निर्दलीय ज्वाइन करेंगे पार्टी, बाकी फिर लौट सकते हैं पार्टी में। आज एग्जिट पोल दिखाएगा किसकी होगी सरकार। रिजर्व EVM कंट्रोल चोरी, सेक्टर ऑफिसर पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रधानाचार्य जाखड़ निलंबित। उमेद अस्पताल मरीज नहीं देखने का वीडियो वायरल, बाल कल्याण समिति ने मामले में प्रसंग ज्ञान दिया। नवजीवन में 5 बालिकाओं का विवाह समारोह कल। डॉक्टर दीपक कुमार झा एम्स के नए अस्पताल अधीक्षक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।